स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे रेडिएशन। लास्ट टाइम हमने किया था ट्रांसफर ऑफ हीट में कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन और कन्वेक्शन के बाद जो तीसरा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन एक ब्रीफ मैंने लास्ट टाइम में भी दिया था। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन होता है जब हम एक रिसीवर हैं और एक सोर्स है बहुत दूर, जैसे सामने आग जल रही है या फॉर दैट मैटर सन है, तो सन से हमें हीट मिलती है वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जो हमें हीट मिलती है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बोलते हैं थर्मल रेडिएशंस। सो वो ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ, उनको हम क्या नाम देते हैं? थर्मल रेडिएशंस। ठीक है, इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। तो रेडिएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी नेसेसिटी ऑफ द मटेरियलिस्टिक मीडियम, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे कंडक्शन में आपको मीडियम चाहिए था, एक पार्टिकल एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करता है, दूसरा पार्टिकल तीसरे को ट्रांसफर करता है, तीसरा पार्टिकल चौथे को ट्रांसफर करता है। तो पार्टिकल बाय पार्टिकल अगर एनर्जी ट्रांसफर होती है वो क्या था? कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या हुआ था? पार्टिकल्स हीट अप होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ठंडे नीचे आ जाते हैं, फिर एक्सपैंड होते हैं, ऊपर चले जाते हैं। उसमें भी मटेरियल मीडियम चाहिए था। रेडिएशन में यू डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम। सामने एक सोर्स है, वो सोर्स गर्म है। कोई भी बॉडी जो गर्म होती है जिसका टेम्परेचर अबव 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर हो गया, 1 केल्विन भी होगा, वो भी कुछ ना कुछ थर्मल रेडिएशन एमिट करती है। ठीक है, जैसे इसके प्रिंसिपल पे आपका काम करता है वो इंफ्रारेड कैमरा, आईआर गॉगल्स, वो जो नाइट विजन गॉगल्स होते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे वो आईआर रेडिएशंस को पकड़ते हैं, इंफ्रारेड रेज को पकड़ते हैं। सो इंफ्रारेड रेज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, जैसे लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। सो सन से जैसे लाइट आती है, रेडिएशन आती है, ये क्या है? इंफ्रारेड रेज। जो सन से बहुत कुछ आता है, अल्ट्रावायलेट भी आती है, विजिबल लाइट भी आती है, इंफ्रारेड भी आती है। तो जो इंफ्रारेड वाला कंपोनेंट है वो क्या प्रोवाइड करता है? हमें हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ in this process heat transmits in the form of electromagnetic radiation. The radiation by virtue of its temperature is thermal radiation. So इनको हम इंफ्रारेड रेज बोलें या फिर इनको हम थर्मल रेडिएशन बोलें, बात एक ही है। All bodies emit thermal radiation except at absolute zero. Absolute zero का मतलब क्या हुआ? 0 केल्विन। सो वो बॉडी थर्मल रेडिएशन एमिट नहीं करती जिसका टेम्परेचर क्या है? 0 केल्विन। 0 केल्विन से ऊपर जो भी बॉडी होगी वो कुछ ना कुछ थर्मल रेडिएशंस एमिट करेगी। एग्जांपल्स इसके, जैसे आप ये नोटिस करो, सन है, सन से लाइट जो आई, जो रेज आई, वो इंफ्रारेड रेज है। अंदर कन्वेक्शन हुआ, कंडक्शन होगा वॉल्स के थ्रू, बट अंदर ये जो सन से जो लाइट आ रही है वो कौन सी है? वो जो एनर्जी आ रही है, थर्मल रेडिएशंस, वो कौन सी है? इंफ्रारेड रेज। जैसे कल एक एग्जांपल लिया था, ये फायर जलाइए, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे अगर हम साइड में देखेंगे तो हमें क्या मिलेंगी? रेडिएशन। टच करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंडक्शन। ऊपर हाथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन। ठीक है, बाकी चारों तरफ क्या जाएगा? रेडिएशन। अब आते हैं दो टर्म्स, ध्यान से सुनना। फॉर्मली अभी डिफाइन करूंगा, पहले लॉजिकली सुनना। कभी भी किसी बॉडी पे रेडिएशन अगर फॉल करती है, ध्यान से सुनिएगा बात को, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे रेडिएशन फॉल कर रही है, तो ये उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। एब्जॉर्ब करेगा। कोई बॉडी को आपने रखा, धूप में रख दिया, गर्म हो गई बॉडी। वो गर्म क्यों हुई? क्योंकि उसने थर्मल रेडिएशंस को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। इसी तरह कोई भी बॉडी जब गर्म होती है और उसको आप रख दो, दूर से ही आपको उसकी गर्मी का एहसास हो जाएगा, दैट इज एमिशन। सो दो चीजें हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी पे थर्मल रेडिएशन फॉल करती है तो वो बॉडी क्या करेगी? उन थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी। उसको हम क्या नाम देते हैं? एब्जॉर्प्शन। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे है तो वो क्या करेगी? थर्मल रेडिएशंस को एमिट करेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? एमिशन। ये दो वर्ड समझ में आ गए। एब्जॉर्प्शन कब होता है?
जब थर्मल रेडिएशन किसी बॉडी पे फॉल करती हैं और वो बॉडी उन थर्मल रेडिएशन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। इसी तरह से एमिशन क्या होता है, जब कोई बॉडी ऑलरेडी गर्म है तो वो चारों तरफ क्या करती है, थर्मल रेडिएशन को फेंकती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एमिशन। ये दो वर्ड समझ में आ गए ऑनलाइन सबको, ये दो वर्ड्स क्लियर है बेटा? एब्जॉर्प्शन और एमिशन। अब कोई भी बॉडी कितना ज्यादा एमिट करती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, ध्यान से सुनो, कोई बॉडी गर्म हो गई, गर्म होने के बाद वो थर्मल रेडिएशंस को एमिट कर रही है, कोई एक बॉडी कितना ज्यादा थर्मल रेडिएशंस एमिट कर रही है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। दोबारा, ये बॉडी को मैंने गर्म कर दिया, बहुत हीटअप कर दिया, तो ये रेडिएशन एमिट करेगी, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेगी। किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट कितनी कर रही है वो, उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। बहुत सारी एमिट करेंगी ना, मल्टीपल वेवलेंथ होगी, सपोज ये 10 वेवलेंथ एमिट कर रही है, तो 10 वेवलेंथ के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगी। तो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी वो एमिट कर रही है रेडिएशंस को, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और सारी वेवलेंथ्स को कितना एमिट कर रही है, उसको बोलते हैं टोटल एमिसिव पावर। दो वर्ड्स, स्पेक्ट्रल यूज होता है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए और टोटल यूज होता है सबके लिए। तो मैंने क्या बोला, एक बॉडी हीटअप होने के बाद किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी रेडिएशंस को एमिट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और सारी वेवलेंथ्स को वो कितना एमिट करती है, उसको बोलते हैं टोटल एमिसिव पावर। ये बात समझ में आई? सो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर या सिंपल एमिसिव, पहले एमिसिव पावर E is the total energy amount of energy radiated per second per unit area। रेडिएटेड का मतलब क्या हुआ, कितना वो एमिट कर रही है। रेडिएटेड का मतलब क्या हुआ, रेडिएटेड का मतलब क्या हुआ, रेडिएटेड का मतलब हुआ कितना वो एमिट कर रही है। सो ये जो एमिसिव पावर है उसको हम लिखते हैं 1/area इंटू dq/dt। dq क्या है, हीट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, रेट ऑफ पावर हो गया पावर अपॉन एरिया। ये क्या होता है, एमिसिव पावर। और दूसरा मैंने कौन सा नाम लिया, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होता है, इज द एमिसिव पावर ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी रेडिएशंस, कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, वो क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रल। और सबकी कितनी एमिट हो रही है, वो क्या कहलाती है, एमिसिव पावर। या फिर इसको कई बार हम बोल देते हैं ऑल्सो कॉल्ड टोटल एमिसिव पावर। जिस भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए बात कर रहे हो, उस वेवलेंथ के लिए ई, हर वेवलेंथ के लिए सेपरेट होगा। तो अगर आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए निकालो ई लैम्डा डी लैम्डा, उसको इंटीग्रेट कर दो 0 से इंफिनिटी तक, तो सबके लिए टोटल जुड़ जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो सबके लिए जोड़ना है, तो आप एक के लिए निकालो स्पेक्ट्रल और उसको इंटीग्रेट कर दो। सिर्फ बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है। स्पेक्ट्रल और टोटल में क्या फर्क है, ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्या ये समझ में आया सबको यहां तक? दोबारा, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कितना ज्यादा रेडिएशन एमिट हो रही है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, दैट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव। टोटल एमिसिव पावर क्या होती है, सारी वेवलेंथ्स की कितनी एमिशन हो रही है। ठीक, केमिस्ट्री में आपने एक टर्म पढ़ी होगी ब्लैक बॉडी, पढ़ी है ना, वो भी अभी काम आएगा आगे। एमिसिव पावर के एसआई यूनिट्स क्या होंगे, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इस फॉर्मूले में देखो, ये क्या हो गया, एनर्जी जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकेंड को आप वॉट भी लिख सकते हो, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया एमिसिव पावर का फॉर्मूला, ज्यादा काम नहीं आएगा कभी। अब एमिसिविटी क्या होता है, एमिसिविटी होता है जब भी आप किसी बॉडी को, मैंने बोला हीटअप कर रहे हो, तो वो रेडिएशन एमिट कर रही है। ब्लैक बॉडी को भी अगर आप हीटअप करोगे, वो भी रेडिएशन एमिट करेगी।
सो विद रेफरेंस टू ब्लैक बॉडी कोई बॉडी कितना ज्यादा रेडिएशन एमिट करती है, मतलब कंपैरिजन। जैसे मैंने बोला किसी बॉडी की एमिसिविटी 50% है, इसका मतलब जितना ब्लैक बॉडी एमिट करती उसका 50% वो एमिट कर रही है। तो बेसिकली एमिसिविटी क्या होता है? एमिसिविटी होता है एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार स्मॉल ई से भी कई जगह कर देते हैं। तो एप्सिलॉन इज द एमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कंपैरिजन हो गया ना। तो जैसे किसी बॉडी की एमिसिविटी 0.8 है, तो इसका मतलब जितना ब्लैक बॉडी एमिट करती उसका 80% ही एमिट कर रहा है। तो एमिसिविटी होता है एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। डायमेंशनलेस है क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी का रेशियो है। एमिसिविटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 0 कब होगी? जब वो बिल्कुल एमिट नहीं करेगी, जितना लाइट आई वो सब एब्जॉर्ब कर गई, कुछ भी एमिट नहीं किया उसने। और दूसरा 1 कब होगी? जब वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी। सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी होगी 1, फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर एमिसिविटी क्या होगी? 0। ठीक, ह्यूमन एमिसिविटी इज अबाउट 0.97। ठीक, ये पॉइंट्स कुछ लर्न करने वाले हैं। अब दूसरी टर्म मैंने कौन सी बोली थी? एब्जॉर्प्टिव। याद है? एमिसिव कौन सा होता है? एमिट करना गर्म होने के बाद। एब्जॉर्प्टिव का मतलब एब्जॉर्ब करना। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? एब्जॉर्प्टिव पावर होती है रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट। रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई डिवाइडेड बाय कितनी ज्यादा इंसिडेंट हुई। अब खुद सोचो, सपोज करो किसी बॉडी पे लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ रेडिएशन, एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी टी टाइम में वो हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, उसमें से उसने लेट्स से 40% एब्जॉर्ब कर ली, तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना हो गया? 40% या 0.4। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा? एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की डिवाइडेड बाय टोटल कितनी इंसिडेंट थी। इसी तरह से पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए अगर एब्जॉर्प्टिव पावर देखनी है तो वो क्या हो जाएगी? स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। स्पेक्ट्रल जब भी वर्ड यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा? किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। सो टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब सारी वेवलेंथ का वो कितना एब्जॉर्ब करता है, और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब करता है। तो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी? इज द रेशियो ऑफ द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ सरफेस टू द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो एब्जॉर्प्टिव पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। स्पेक्ट्रल और टोटल में मतलब समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? सो दो टर्म मैंने यूज की अभी तक, एक एमिशन और एक एब्जॉर्प्शन। एमिशन कब? गर्म होने के बाद बॉडी कितनी रेडिएशन एमिट करती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए स्पेक्ट्रल एमिशन, और टोटल के लिए टोटल एमिशन। इसी तरह एब्जॉर्ब, किसी रेडिएशन, कोई किसी बॉडी पे रेडिएशन फॉल करती है, कितना वो एब्जॉर्ब कर लेती है सारी वेवलेंथ्स को, वो है टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर। और किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए वो क्या है? स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। नाउ एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी की हमेशा क्या होगी? 1। जो भी लाइट आएगी वो पूरा एब्जॉर्ब कर जाएगी। प्लैटिनम ब्लैक, लैम्प ब्लैक, कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेटली बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी। एब्जॉर्प्टिव पावर कैन नॉट बी मोर देन 1। जितनी रेडिएशन आएगी उससे ज्यादा कैसे एब्जॉर्ब कर सकती है? उतना ही मैक्सिमम करेगी अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी है तो। ठीक, नाउ इसी से बनता है हमारा किरचॉफ लॉ। आपने एक चीज नोटिस की होगी, अभी पीछे एमिसिव पावर की बात करूं चाहे एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करूं, ब्लैक बॉडी की सबसे ज्यादा होती है। यही है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहता है? वो बॉडी जो कोई अगर बॉडी है जितनी ज्यादा उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर होगी उतनी ही ज्यादा उसकी एमिसिव पावर होगी। मतलब गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। जो जितना ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, गर्म होने के बाद वो उतनी ही ज्यादा क्या करता है? एमिट करता है। तो ये है किरचॉफ लॉ। सो किरचॉफ लॉ क्या कहता है? एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ गिवन वेवलेंथ रेंज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ सब्सटेंस, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। जितना ज्यादा वो एमिट कर पाएगा उतना ही ज्यादा वो क्या कर पाएगा? एब्जॉर्ब कर पाएगा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को। ठीक, अब इस कांस्टेंट को दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर
एंड ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। ये वैल्यू याद रखनी है। ई लैम्डा आपने देखा ए लैम्डा के बराबर प्रोपोर्शनल है, तो गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्प्टर्स। यही मैंने बोला, जो जितना ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा वो अच्छा एमिट करेगा। ठीक, अब आ जाते हैं, ये अभी तक का जितना पोर्शन था सारा थियोरेटिकल था। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल पोर्शन पे। ये सिर्फ रीड करने के लिए, वन लाइनर्स क्वेश्चंस के लिए काम आएगा सीबीएसई में। एंट्रेंसेस में ऑब्वियसली इसमें थोड़ा और ज्यादा भी है, पर अभी इतना ही है। रजिस्टर खोलिए, ये साथ साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि इस पे मैथ्स भी है काफी। आज हम कर रहे हैं जो मेन पहला टॉपिक है, इसका नाम है स्टीफेंस लॉ। इसको कई बार हम स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ भी बोल देते हैं। इसको स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ भी बोल देते हैं। क्या है स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ? लिखिए, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ, according to Stephen's fourth power law, the amount of thermal radiations emitted, the amount of thermal radiations emitted per second per unit area of a perfectly black body, per second per unit area of a perfectly black body is directly proportional to the fourth power, is directly proportional to the fourth power of absolute temperature of the body. Absolute temperature का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन। सो कोई भी बॉडी कितनी ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वो किस पे डिपेंडेंट होगा? टेम्परेचर की पावर 4 पे। ठीक है, टेम्परेचर की पावर 4 पे। इसको लिखते हैं E प्रोपोर्शनल टू T टू पावर 4। इसमें ये जो E है, ये E है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। सो E इज इक्वल टू सिग्मा T टू पावर 4। सिग्मा कहलाता है स्टीफेंस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू पावर 4। अब यूनिट्स जरा ध्यान से देखना यूनिट कैसे बने। इधर मेरे तो देखो, भी लिखने का टाइम दूंगा, आप इधर ध्यान दोगे तो सिग्मा कितना हुआ? एनर्जी अपॉन टी टू पावर 4। यस और नो? यही हुआ सिग्मा की वैल्यू, एनर्जी अपॉन टी टू पावर 4। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी नहीं है, ये है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो ये है जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केल्विन टू पावर 4। इसको ऊपर ले जाओ, बन गए यूनिट। यूनिट्स क्या बने? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू पावर 4। जूल पर सेकेंड क्या होता है? वॉट। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू पावर 4। ये ऐसे बने। सो E जो होता है, ये होता है सिग्मा T टू पावर 4। E क्या है? एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। और अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ये एनर्जी है। टाइम दूंगा बेटा लिखने के लिए, समझ लो पहले। ये एनर्जी टोटल एनर्जी नहीं है, ये है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। सो अगर आपको एनर्जी निकालना होगा, एमिसिव पावर नहीं, एनर्जी निकालना होगा, तो क्या करोगे? सिग्मा T टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय 9। ये जो है, ये E एनर्जी नहीं है, E एमिसिव पावर है। मतलब E क्या है? एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। क्या यहां तक बात समझ में आती है? यस सर। पहले इसको पूरा समझ लो, मैं बैक करके टाइम दूंगा लिखने का। ये बात क्लियर? अब इसको एक और वेरिएशन भी हो सकती है। ये तो तब है जब हमने कंसिडर किया, ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड रहेगा, इट इज वैलिड ओनली इफ
सराउंडिंग टेम्परेचर इज 0 केल्विन एंड फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अगर ये ना हो तो तब ये वेरिएशन आ जाती है। क्या वेरिएशन आ जाती है? अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टी नॉट है तो फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। टी नॉट क्या है? सराउंडिंग्स टेम्परेचर। और अगर बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं है तो फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन सिग्मा टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। यह है इसका सबसे जनरल एक्सप्रेशन। यह सबसे जनरल एक्सप्रेशन है। एप्सिलॉन क्या है? एमिसिविटी। एमिसिविटी का मतलब एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सो ये सबसे जनरलाइज्ड रिजल्ट है जो हर सिचुएशन में चलेगा। पहले वाले थे तो वो स्पेसिफिक केसेस थे। यहां तक क्लियर? प्लीज इतना लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे। आगे करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। एक बार दोबारा, ये फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4 या फिर E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 या फिर E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4। ध्यान रखने वाली बात, E क्या है? एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, या फिर बोल सकते हो पावर अपॉन एरिया या ओवरऑल एमिसिव पावर। सामने देखिए न्यूमेरिकल्स इसके स्टार्ट करते हैं कुछ। एन इलेक्ट्रिक हीटर एमिट्स 1000 वॉट्स ऑफ थर्मल रेडिएशन। एक इलेक्ट्रिक हीटर है 1000 वॉट ऑफ थर्मल रेडिएशन, तो ये आपको दे दिया पावर। पावर यानी एनर्जी पर सेकेंड, ये आपको दे दिया। द कॉइल हैज अ सरफेस एरिया, ये दे दिया आपको एरिया। Assuming that the coil radiates like a black body, ब्लैक बॉडी मतलब वो एप्सिलॉन वाला नहीं लेना है या एप्सिलॉन को 1 सोचना है। फाइंड इट्स टेम्परेचर, कैपिटल T निकालना है। और अगर सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दिया तो उसको भी क्या ले लोगे? 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एनर्जी अपॉन, या इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, पावर अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4। ये क्या किया मैंने एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम को क्या लिख दिया? पावर। सो पावर क्या हो जाएगा? सिग्मा टी टू पावर 4। सो पावर अपॉन एरिया हो गया सिग्मा टी टू पावर 4। आपको टेम्परेचर निकालना है। टी टू पावर 4 क्या हो गया? पावर अपॉन ए सिग्मा। निकल जाएगा टी, और टी किस में निकलेगा? केल्विन में। आपको सिग्मा की वैल्यू जो दी हो क्वेश्चन में वही लेनी है। वैसे कौन सी होती है? 5.67 इंटू 10 टू पावर -8। याद रखना बड़ा आसान है। 5 6 7 8। 5.67 इंटू 10 टू पावर -8। 5 6 7 8 याद करना आसान है। आ जाओ इधर। पावर एरिया सिग्मा टी टू पावर 4, वही आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एरिया सिग्मा टी टू पावर 4, तो पावर आपको दिया है 1000 वॉट, एरिया आपको दिया हुआ है, सिग्मा आपको दिया है। डायरेक्ट फॉर्मूला डालिए और आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। लॉजिक क्लियर बेटा? ऑनलाइन सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है जी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन पहला, बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एमिट्स अ रेडिएशन एट टेम्परेचर T1 इफ इट इज टू रेडिएट 16 टाइम्स द अबव। पहले अगर वो E एनर्जी एमिट कर रही है तो अब उसको कितनी एमिट करनी है? 16 ही। अब नया टेम्परेचर निकालना है, तो क्या करोगे? E इज प्रोपोर्शनल टू T2 पावर 4, तो E1 बाई E2 इज T1 बाई T2 की पावर 4। हां कि ना? E प्रोपोर्शनल टू, आपके पास है E प्रोपोर्शनल टू T2 पावर 4। सो पहले की एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पहले का टेम्परेचर, बाद की एनर्जी प्रोपोर्शनल टू बाद का टेम्परेचर। तो आप क्या लिख सकते हो? E1 अपॉन E2 इज T1 अपॉन T2 की पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? डायरेक्ट फॉर्मूला डालो। E2 आपको कितना दिया हुआ है? 16 टाइम्स E1। वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा। ये है E1 बाई E2 T1 बाई T2 की पावर 4। अब आपको E2 कितना दिया है? 16 टाइम्स E1।
16 टाइम्स E1 सब्सटीट्यूट किया, काटा पीटा, T2 की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ T1। गॉट इट? समझ में आ गया? अगला देखिए, अ टंगस्टन फिलामेंट लैंप ऑफ पावर 625 वॉट। ये भी क्या दे दिया? पावर। पावर मतलब पावर, एनर्जी अपॉन टाइम दे दिया ये। एट 227 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना दे दिया बोलना? 227 नहीं, केल्विन में कौन कन्वर्ट करेगा चाचा जी? 227 मतलब 2500 केल्विन, 2500 केल्विन हो गया टेम्परेचर। द एमिसिविटी एप्सिलॉन दे दिया 0.16। सिग्मा पता है, द सरफेस एरिया ऑफ द फिलामेंट, क्या फॉर्मूला लगेगा? पावर अपॉन एरिया इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा T⁴। हां कि ना? अब एप्सिलॉन साथ में आएगा, क्यों आएगा? एमिसिविटी दी हुई है, ब्लैक बॉडी नहीं बोला, तो आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पावर अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा T⁴। चारों वैल्यूज पता है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करेंगे। सो पावर ये रहा, पावर अपॉन एप्सिलॉन को E लिखा है यहां पे, सिग्मा T⁴। सो वैल्यूज डाली, केल्विन में कन्वर्ट किया उसको प्रॉपर, और फिर सॉल्व करेंगे, आपके पास रिजल्ट निकल आएगा कैलकुलेट करके। गॉट इट? मेथड समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको मेथड क्लियर है बेटे? Yes, sir. नेक्स्ट, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय अ बॉडी एट 1227 डिग्री सेल्सियस इज E। तो ये टेम्परेचर कितना दे दिया? 1500 केल्विन। माइंडेड, टेम्परेचर is never ever taken in Celsius, it is always in Kelvin. Then the energy emitted per second at 2727 माने कितना हो गया? 3000 केल्विन। मतलब टेम्परेचर डबल कर दिया मैंने। जब टेम्परेचर डबल करेंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 16 गुना, T⁴ के प्रोपोर्शनल है कि नहीं? तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 16 टाइम्स E। लो आंसर आ गया, बिना सॉल्व करे। तो सॉल्व करना भी चाहते हो तो प्रोपोर्शनल वाले मेथड से कर लो, दोनों के लिए रेशियो लिया, आंसर आ गया। गॉट इट? समझ में आया? अगला देखते हैं। टू ब्लैक बॉडीज A and B आर एट 427 and 227। 427 आर केप्ट इन इवैक्यूएटेड चेंबर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये दिया है एक बॉडी का टेम्परेचर, इसको मैंने T1 बोल दिया। कितना होगा ये? 700 केल्विन। ये दूसरी बॉडी का कितना हो गया? 500 केल्विन। आर केप्ट इन एन इवैक्यूएटेड चेंबर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये सराउंडिंग्स का टेम्परेचर दे दिया, कितना हो गया? 300 केल्विन। अभी तक नहीं दिया होता ना सराउंडिंग का, अब सराउंडिंग दे दिया। ब्लैक बॉडीज बोला तो इसका मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एमिसिविटी नहीं लेना। रेशियो ऑफ द हीट लॉस फ्रॉम A to A and B, मतलब आपको एमिसिव पावर का रेशियो निकालना है, कितनी जल्दी वो एमिट करेगा। तो वो रेशियो कैसे निकालोगे? पहले वाले का क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? E प्रोपोर्शनल टू T⁴ माइनस T0 की पावर 4। हां कि ना? सो A का और B का कितना हो जाएगा? T1 माइनस T0, T0 की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। हां कि ना? सारी वैल्यूज डालिए और रिजल्ट निकाल लीजिए। सारी वैल्यूज आपको पता है, यही एक्सप्रेशन है। वैल्यू डालो, T1 कितना है? 700, T0 कितना है? 300, ये कितना है? 500, और ये कितना है? 300। कैलकुलेट करो, ये हो गया 700 का स्क्वायर माइनस 300 का पावर 4, सॉरी 700 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 500 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। ठीक है? 100 टू पावर 4 ऊपर नीचे कॉमन निकल के कट गया। 7 टू पावर 4 माइनस 3 टू पावर 4 अपॉन 5 टू पावर 4 माइनस 3 टू पावर 4। कैलकुलेट कर लो, छोटा सा आंसर आ गया। गॉट इट? समझ में आया? ऑनलाइन सबको मेथड क्लियर बेटे? Yes, sir. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे, किसके? स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ के। दूसरा होता है, दूसरा लॉ जो है इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। हेडिंग डालिए, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
पहले लॉजिक समझिए, फिर लॉ पे चलेंगे। ध्यान से सुनो, आप मुझे आंसर करो। आप केमिस्ट्री में डुअल नेचर पढ़ चुके हो? केमिस्ट्री में फोटॉन्स नाम की चीज पढ़ी है? E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा है? एनर्जी इज प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, वो रेडिएशन के लिए वैलिड होता है। अगर कोई बॉडी, ये एक बॉडी है लो टेम्परेचर की, 100-200 केल्विन, चलो 200 डिग्री सेल्सियस, ये एक बॉडी है 10,000 डिग्री सेल्सियस। किस बॉडी की थर्मल रेडिएशन के पास एनर्जी ज्यादा होगी? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसकी टेम्परेचर ज्यादा है, थर्मल एनर्जी ज्यादा है, तो उसके पास ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन एमिट होगी। जिसकी ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन एमिट होगी उसका वेवलेंथ उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा एमिट होगी उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। यही है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब वेवलेंथ जो है, सबसे ज्यादा जो बॉडी वेवलेंथ एमिट करती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी छोटी वेवलेंथ एमिट करेगा। क्यों? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन एमिट होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन एमिट होगी उतनी कम वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, यही है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, अभी टाइम दूंगा लिखने का, द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। अब प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा इंटू टी इज कांस्टेंट। आप कहोगे सर ये मैक्सिमम क्यों लिखा है? आप खुद सोचो, ये बॉडी है, इसको मैंने गर्म किया, क्या ये सिर्फ एक ही वेवलेंथ एमिट करेगी? ये बहुत सारी वेवलेंथ एमिट करेगी। जौन सी सबसे ज्यादा एमिट करेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट नहीं करेगी, ये मल्टीपल वेवलेंथ एमिट करेगी। जौन सी वेवलेंथ ये सबसे ज्यादा एमिट करेगी उसका जो वेवलेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। और इसमें जो कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू 2.89 इंटू 10⁻³ अब ये एक मिनट, वीन्स कांस्टेंट यहां लिखना रह गया, मैं कर देता हूं। देखो इधर, लैम्डा इंटू बी इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम है वीन्स कांस्टेंट। एक्चुअल ग्राफ कैसे बनता है एनर्जी का? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बनती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की होती है। मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जिसकी एमिट हो रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर के साथ ग्राफ है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेडिएशन ज्यादा एमिट होगी, मतलब कम वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी। मतलब आपने टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कम वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी। समझ में आया? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? इस वीन्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये होती है 2.898 इंटू 10⁻³ पूरी होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। यूनिट कहां से आए? लैम्डा लेंथ, मीटर, टी टेम्परेचर, केल्विन, मीटर केल्विन। ठीक है, यहां तक लिखिए प्लीज। आगे देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स कैसे अप्लाई होता है। ये What will be the ratio of the temperatures of Surya and Chandrama, Sun and Moon, if the wavelengths of their maximum emission radiation rates are 140 angstrom and 4200 angstrom? कितना फुद्दू है ना? क्या करोगे? आपको टेम्परेचर्स का रेशियो निकालना है और उनकी मैक्सिमम वेवलेंथ दी है। इसको λ1 सोच लो, इसको λ2 सोच लो, उनके सन के टेम्परेचर को T1 सोच लो, मून के टेम्परेचर को T2 सोच लो। लैम्डा इंटू टी क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2 लिख सकता हूं। तो दोनों के टेम्परेचर्स का रेशियो कितना हो जाएगा? वेवलेंथ का इनवर्स। सो T1/T2 इज λ2/λ1। हाँ की ना? सो रेशियो क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू टी कॉन्स्टेंट है तो टेम्परेचर का रेशियो आ गया
30:1. Got it? फुद्दू क्वेश्चन. और देखें, if the wavelength of maximum intensity of radiations emitted by sun and moon are इतना, अब आपको फिर से वेवलेंथ का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द टेम्परेचर. सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल. फिर से सेम लॉजिक लगेगा, लैम्डा इंटू टी इज कॉन्स्टेंट. ठीक. वेवलेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन ऑफ एवरी, कुछ मिस हुआ डाटा, कोई बात नहीं. एमिशन ऑफ एवरी बाय फर्नेस इज इतना माइक्रोन, द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, कोई बात नहीं. आपको लैम्डा मैक्सिमम दिया हुआ है और आपको टी निकालना है और आपको बी पता है. डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा. क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई टी. लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू बी. तो आपको टी कितना निकालोगे? बी बाय लैम्डा. तो बी पता है, लैम्डा पता है. माइक्रोन का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर्स. वैल्यूज डालिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. गॉट इट? समझ में आ गया? सो ये थे इसके न्यूमेरिकल्स. आ जाते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. इसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. स्टेटमेंट इसकी देखिए, पहले समझिए एक मिनट. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि कोई भी बॉडी कितना जल्दी हीट लूज करेगी. मैं इसको पहले एक्सप्लेन करूंगा, मैं फिर साइड हो जाऊंगा, आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए. समझना ध्यान से. कोई भी बॉडी कितना जल्दी हीट लूज करेगी वो डिपेंड करता है बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स. अगर बॉडी और सराउंडिंग्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो बॉडी जल्दी जल्दी हीट लूज करेगी, और डिफरेंस कम है तो बॉडी कम स्लोली हीट लूज करेगी. कहने का भाव यह है, सपोज करो रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आया 90 डिग्रीज पे. 90 से 80 आने में जितना टाइम लगेगा, 80 से 70 आने में ज्यादा टाइम लगेगा, 70 से 60 आने में और ज्यादा टाइम लगेगा. तो जितना बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग्स टेम्परेचर में जितना गैप है उतना जल्दी जल्दी हीट लूज होगा, और जितना वो गैप कम होगा उतना हीट का लॉस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो ये क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कह रहा है द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ हॉट बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी अबव दैट ऑफ द सराउंडिंग्स. हो गया ना? डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स, प्रोवाइडेड द डिफरेंस इज स्मॉल. बहुत बड़ा ना हो तब प्रोपोर्शनल बोल सकते हो. ठीक है, यह बात समझ में आ गई? ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर? क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो. मैंने बोला कोई भी बॉडी कितना जल्दी अपनी हीट लूज करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स. जितना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस है उतना तेजी से हीट लूज होगी, और जितना कम टेम्परेचर है उतना स्लोली हीट लूज होगी. ठीक है? मतलब डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, या डी क्यू बाई डी टी अगर बोलता हूं तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट. टी क्या है? बॉडी का टेम्परेचर. टी नॉट क्या है? सराउंडिंग्स का टेम्परेचर. ये क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और ये क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स. ये क्या है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. कितना जल्दी जल्दी बॉडी हीट लूज करेगी वो डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स. अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटाता हूं एक कांस्टेंट आ गया. ठीक. अब डी थीटा बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ कूलिंग. कितनी जल्दी जल्दी वो टेम्परेचर लूज कर रही है, कितनी जल्दी जल्दी वो हीट लूज कर रही है. डी टी बाई डी टी कितना हो जाएगा? बी. अब अगर मैं टेम्परेचर की फॉर्म में करूं तब भी यही होगा ना. मतलब आप इसमें हीट भी ले सकते हो इसको, या फिर इसको आप टेम्परेचर भी ले सकते हो, क्योंकि रेट एट विच बॉडी लूजेस हीट सेम रेट होगा टेम्परेचर के लॉस होने में. जितना जल्दी जल्दी बॉडी हीट लूज करेगी उतनी ही जल्दी जल्दी क्या होगा? टेम्परेचर का लॉस होगा. सो डी टी बाई डी टी, कैपिटल टी की टर्म्स में लिख दो, माइनस बी इंटू टी माइनस टी नॉट, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स. टी एंड टी नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स. बी कॉन्स्टेंट है डिपेंडिंग ऑन नेचर, शेप एंड सर्फ एरिया ऑफ द कूलिंग सरफेस. नेगेटिव साइन इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है? कि हीट क्या हो रही है? लॉस हो रही है. बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है.
ठीक है। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर की टर्म्स में dq बाई dt बोलो, रेट ऑफ फॉल ऑफ हीट की टर्म्स में बोलो, आपकी मर्जी है। अब dq बाई dt कितना हो गया, माइनस बी इंटू टी माइनस टी एस। तो देखो दो चीज मैंने बोली ना, अभी पीछे दोबारा आ जाओ। मैंने क्या बोला, या तो आप इसको हीट ले सकते हो या आप इसको टेम्परेचर ले सकते हो। तो अगर तुम टेम्परेचर ले रहे हैं तो dt बाई dt इज माइनस बी इंटू टी माइनस टी नॉट। अगर हम इसको हीट ले रहे हैं तो माइनस dq बाई dt, इसमें q क्या है, हीट। रेट ऑफ फॉल ऑफ, ये हीट होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गई। माइनस dq बाई dt माइनस बी इंटू टी माइनस टी एस। अब dq क्या होता है, mc डेल्टा टी। हीट क्या फॉर्मूला होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, m स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। हां की ना, पहले चैप्टर में पढ़ा था थर्मल प्रॉपर्टीज में, सबसे स्टार्टिंग में mc डेल्टा टी। तो mc डेल्टा टी बाई dt इज माइनस बी इंटू टी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। dq क्या है, ms डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। रीअरेंज करो, dt बाई dt इज माइनस बी, ये ms को नीचे ले जाए और ये क्या हो गया, एक और कांस्टेंट। सो ये आ जाएगा माइनस के इंटू टी माइनस टी एस। रीअरेंज करो, रीअरेंज किया इसको मैंने, टी माइनस टी एस को नीचे ले जाओ, dt को उधर ले जाओ, तो टी माइनस टी एस। एक मिनट, एक गलती हुई, गलती नहीं हुई, नोटेशन का फर्क हो गया। ये टी नॉट बी लिख सकते हो, टी एस लिखो टी नॉट लिखो, एक ही बात है। वेदर यू राइट टी एस और यू राइट टी नॉट, नो डिफरेंस। यहां पे टी एस बोलो या टी नॉट बोलो, एक ही बात है, दोनों के दोनों टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स है। तो एक कॉमन नोटेशन रखना, मैंने गलती से यहां नोटेशन डिफरेंट हो गई, ये टी एस को मैं आप टी नॉट लिखना ताकि कॉमन नोटेशन रहे। टी नॉट टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स। सो अगर मैं रीअरेंज करूं, रीअरेंज करने का मतलब टी माइनस टी नॉट को नीचे ले जाएं और टाइम को उधर ले जाएं, तो बनेगा dt अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के dt। इंटीग्रेट करें, 1 बाई टी माइनस टी नॉट dt इज माइनस के इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन इसकी इंटीग्रेशन होती है log माइनस के टी प्लस सी। तो एक ये एक्सप्रेशन बना, एक ये एक्सप्रेशन बना। अब आप इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है, log y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी बना के दिखाऊंगा आगे। इसको बोलते हैं कूलिंग कर्व। क्या बोलते हैं, कूलिंग कर्व, अभी आगे आएगा। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। मैं नहीं करूंगा, मैं बहुत आसान तरीके से कराऊंगा क्वेश्चंस। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप इसको एक और तरीके से इमेजिन कर सकते हो। मान लिया कि बॉडी टी टाइम में T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर में कूल हुई, तो ये इंटीग्रेशन ये निकला था फॉर्मूला। पिछले वाले में जब मैंने इंटीग्रेट किया था तो मैंने इंटीग्रेशन की कोई लिमिट्स नहीं लिखी थी, तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ गया था। अब अगर मैं इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगा दूं तो T1 से T2 टाइम 0 से T, इंटीग्रेट करो log और यहां KT, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो T2 माइनस T नॉट माइनस log T1 माइनस T नॉट इज KT। रीअरेंज करो, ये एक्सप्रेशन बनता है, log A माइनस log B की प्रॉपर्टी लगाई, ये एक्सप्रेशन बन गया। तो टाइम अगर आपको निकालना है तो K नीचे आ जाएगा, तो log टू द बेस E को बेस 10 में चेंज करना है तो ये एक्सप्रेशन आएगा। नहीं याद करने की जरूरत, डेरिवेशन आ जाती है स्कूल में, तो डेरिवेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। मेथड सिंपल है, इस एक्सप्रेशन के बाद आपको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन के दो तरीके हैं, या तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लगाओगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, और आप डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाओगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। आप न्यूमेरिकल इन दोनों से कर सकते हो, पर मैं ये दोनों नहीं यूज करूंगा। मैं न्यूमेरिकल के लिए यूज करूंगा ये वाला एक्सप्रेशन। सारे क्वेश्चन फुद्दू तरीके से हो जाएंगे, अभी करके दिखाता हूं। ये है क्या, न्यूमेरिकल्स में हम कैसे करते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन टाइम। T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, स्मॉल t क्या है, टाइम। T1 से T2 तक पहुंचने का कितना टाइम हुआ, वो है स्मॉल t, इज कांस्टेंट टाइम्स डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स। बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग्स का टेम्परेचर। कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, फुद्दू से तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। अभी करके दिखाता हूं। इतनी बात समझ में आई? ऑनलाइन सबको इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. क्या बोला दोबारा, न्यूमेरिकल्स आपको कैसे करना है,
रेट एट विच हीट इज लॉस्ट, वो क्या हो जाएगा, रेट एट विच टेम्परेचर फॉल्स। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। टेम्परेचर ऑफ बॉडी कौन सा लोगे, एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग्स टेम्परेचर। न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कहां ये नहीं लगता। पहला, सरफेस ऑफ बॉडी ब्लैक होनी चाहिए, तब ये परफेक्टली वैलिड रहेगा। लॉस ऑफ हीट मस्ट ओनली टेक प्लेस थ्रू रेडिएशन, और कोई टेक्निक से हीट लॉस नहीं होना चाहिए। द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ कूलिंग में पढ़ा ना, डिफरेंस शुड बी लेस, आइडियली 32 से 35 डिग्री से कम होना चाहिए। सरफेस टेम्परेचर, सरफेस मस्ट रिमेन कांस्टेंट, सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। द एयर मस्ट बी स्टिल, हवा मूव करेगी तो उसका भी इफेक्ट आएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, और भी हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ स्टीफेंस लॉ। अब ये क्यों है जरा देखो, ये स्पेशल केस ऑफ स्टीफेंस लॉ क्यों है। स्टीफेंस लॉ में आपने पढ़ा E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, सिग्मा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, सिग्मा टी टू पावर 4 प्लस टी नॉट की पावर 4 इंटू टी प्लस टी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। आ गया किसके प्रोपोर्शनल, बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स। कोई बॉडी कितना ज्यादा एमिट करेगी तो टेम्परेचर लॉस करेगी कि नहीं करेगी, वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स। ठीक। Newton's law of cooling is applicable when the heat lost by conduction is negligible and the heat lost by the body is mainly due to radiation. Normally, Newton's law of cooling hold good for small temperature differences up to 20 Kelvin or 20 degrees Celsius. This law holds good even for large temperature difference in case of forced convection, otherwise नहीं। ये सब 1 मार्कर क्वेश्चंस में, MCQs में काम आएंगे। आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। A body cools from 70 to 60 in 8 minutes. The same body cools from 60 to 50 in, बताओ आंसर क्या होगा। 70 to 60 8 मिनट्स ले रहा है, तो 60 से 50 8 मिनट से ज्यादा लेगा या कम लेगा, ज्यादा लेगा। आंसर आ गया, खत्म। ठीक है ना, सिंपल बात। क्या बोला, रेट, टेम्परेचर कम होगा, रेट एट विच इट इज लूजिंग हीट वो कम होता जाएगा, तो ये क्या लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। अगला, a vessel full of hot water is kept in a room and it cools from 80 to 75 in T1 minutes, 75 to 70 in T2 minutes, 70 to 65 in T3 minutes। अब बताओ कौन सा ज्यादा टाइम होगा, T1, T2 या T3, सबसे ज्यादा कौन सा होगा और सबसे कम कौन सा होगा। सबसे ज्यादा टाइम कौन सा लगेगा, T3, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बॉडी का सबसे कम है। उससे कम टाइम कौन सा होगा, T2, और सबसे कम टाइम कौन सा होगा, T1। तो ऑप्शन कौन सी हो गई, 4th। गॉट इट। न्यूमेरिकली भी आते हैं अभी। A vessel containing hot liquid cools from 50 to 49.9 in 5 seconds. How long will it take to cool from 40 to 39.9? अब इसमें लगेगा, ज्यादा होगा पर निकालना पड़ेगा ना। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू K टाइम्स डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स। तो क्या फॉर्मूला मैंने बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, ये फॉर्मूला था। पहले मेरे पास आ गया ये, फिर दोबारा से करते हैं, पहले मैं यही कर देता हूं। एक काम करते हैं, रुको, 50 से 49.9, सो 50 माइनस 49.9 अपॉन टाइम इज K टाइम्स 50 प्लस 49.9 बाई 2 एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग्स टेम्परेचर। सराउंडिंग्स कितना है, 30। हाँ कि ना, यहां से K निकाल लो। 50 माइनस 49.9 कितना हुआ, 50 माइनस 49.9 कितना हुआ, 0.1 अपॉन 5 इज K टाइम्स, ये कितना हुआ, 49.95 माइनस 30। तो K की वैल्यू कितनी आई, 0.1 अपॉन 5 इंटू 19.95। रख लो संभाल के। अब आपको निकालना है 40 से 39.9 का टाइम, तो 40 माइनस 39.9 अपॉन टाइम, ये T निकालना है, इज इक्वल टू K टाइम्स, K अब निकाल चुके हो, K टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी 40 प्लस 39.9 बाई 2 माइनस सराउंडिंग्स टेम्परेचर, निकल जाएगा T।
के की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालो और दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक। सो वही करा हुआ है, बाद में दोबारा लगाया ये फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड कर दिया, के कट गया, या फिर एक से के निकाल के दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो टाइम का आंसर आपके पास आ गया 10 सेकेंड। गॉट इट। कूलिंग कर्व्स कौन से होते हैं? कूलिंग कर्व्स होते हैं कर्व ड्रॉन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टाइम। टेम्परेचर जैसे से टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर फॉल करेगा कि नहीं करेगा? जैसे से टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर फॉल करेगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? ये जो कर्व बना इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको यहां मिलेगा, जरा ध्यान देना। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अभी हमने पढ़ा। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में एक एक्सप्रेशन हमने निकाला था एक्सपोनेंशियल वाला, मतलब जिसमें लॉग यूज हुआ था, ये वाला। आप देखो टेम्परेचर चेंज के साथ लॉग को जब मैं इधर ले जाता हूं एक्सपोनेंशियल बनता है, लॉग जब उधर जाता है तो ई की पावर बन जाती है। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व होगा। एक्सपोनेंशियल कर्व का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है जो ऐसे ऊपर बढ़ता है या कम होता है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग का मतलब ऐसे ऊपर बढ़ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का मतलब ऐसे नीचे कम होना। तो ये जो था टेम्परेचर के साथ ये क्या होगा? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर फॉल करेगा कि नहीं करेगा? और रेट ऑफ फॉल कम होता जाएगा। देखो पहले रेट जल्दी फॉल हो रहा है, फिर धीरे धीरे रेट ऑफ फॉल कम होता जा रहा है। ये क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ शो कर रहा है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। रेट एट विच टेम्परेचर इज लॉस्ट, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। रेट क्या होता है? रेट होता है स्लोप। पहले स्लोप ज्यादा है, बाद में स्लोप कम हो गया, गैप कम होता जा रहा है। क्योंकि रेट क्या होता है? रेट ऑफ लॉस का मतलब होता है स्लोप ऑफ ग्राफ। ग्राफ का स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। दूसरा एक कर्व होता है डी थीटा बाई डी टी और थीटा माइनस थीटा नॉट। डी थीटा बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? ये कौन सा होता है? ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यही होता है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये दूसरा कूलिंग कर्व है। तीसरा कूलिंग कर्व है लॉग का, वो ये ग्राफ बना। कैसे? अभी आपने ग्राफ पढ़ा था ना लॉग वाला, उसमें क्या ग्राफ पढ़ा था? उसमें आपने पढ़ा था लॉग वाला इक्वेशन हमने क्या निकाली थी? dq बाई dt नहीं, इक्वेशन जो लॉग वाली थी वो अपनी कौन सी आई थी? लिखी थी नहीं लिखी थी? एक मिनट मैं लिख देता हूं, एग्जैक्ट वर्ड्स वही लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। रेट ऑफ लॉस वाली जो हमारी इक्वेशन बनी थी इंटीग्रेट करने के बाद बिना उसके लिमिट के, वो थी log टू द बेस ई टी माइनस टी नॉट, log टू द बेस ई टी माइनस टी नॉट इज माइनस के टी प्लस सी। ये एक्सप्रेशन बना था। ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बना कि नहीं बना? मतलब मैं के टी को क्या लिख सकता हूं? के टी को लिख सकता हूं माइनस log टू द बेस ई टी माइनस टी नॉट प्लस सी। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना कि नहीं बना? तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। गॉट इट? सो ऐसे कोई भी ग्राफ्स आपके बनाने आ सकते हैं। अब आज का काम आपका क्या है? आपको असाइनमेंट में दो एक्सरसाइजेस हैं, ये एक स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ वाले और वीन्स की, और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। ये सारे न्यूमेरिकल्स प्लस ये थियोरेटिकल, ये आपको अच्छे से करना है बाय नेक्स्ट क्लास। चैप्टर समाप्ति की घोषणा होती है। थैंक यू वेरी मच।